3 नाड़ियाँ हैं, नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, इदा, पिंगला एंड सुषुम्ना। इनका खास जिक्र होना चाहिए। इदा और पिंगला हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड से मूव करती हैं, लेकिन इनके बीच में सुषुम्ना ट्रैवल करती है, लेकिन वो ब्लॉक्ड होती है, फंसी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। योग सूत्र फॉर्मूलाज हैं योग के। योग क्या है? इंटीग्रेशन हमारे फिजिकल बॉडी का हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ, मतलब वो बॉडी जो मरने के बाद जिंदा रहती है, जिसके ज़रिए हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम अभी उसके साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। इसलिए जब हम सपना देखते हैं तो फिजिकल बॉडी भूल जाती है, जब फिजिकल बॉडी में आते हैं तो सपना भूल जाता है। लेकिन योग के ज़रिए इन दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तब हमारे पास ढेर सारी और नई कैपेबिलिटीज़ आती हैं। उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉडी लेते हैं। ये वो बॉडी है जिसके ज़रिए भक्तगण ईश्वर के दर्शन करते हैं। मतलब जो देवी देवता होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज़ में रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस टाइप के जो भी एंटिटीज़ हैं वो सब फिजिकल बॉडी में नहीं होते, मॉलिक्यूलर बॉडी में नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में होते हैं। और ऐसी ही हमारी भी एक बॉडी होती है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। फिजिकल और मॉलिक्यूलर दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को अपने साथ इंटीग्रेट करते हैं। फिर ये तीनों मिलकर के इनवाइट करते हैं अपने आप को डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, गॉड के साथ। इसी के फॉर्मूलाज को, इसी के सूत्रों को बोला जाता है योग सूत्र। इसलिए कृष्ण ने योग को सुप्रीम साइंस कहा है। बाकी सारे विज्ञान हमको फिजिकल वर्ल्ड की किसी न किसी चीज़ के साथ जानकार बनाते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं, लेकिन कोई भी साइंस डिवाइन के साथ, गॉड के साथ नहीं कनेक्ट करता हमको। वो केवल फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों के साथ करता है। ज़ेन योगा के ज़रिए आप कितने भी मूड हों, पढ़ने में कमज़ोर हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप धीरे धीरे अगर यम, नियम, आसन, प्राणायाम इसको सीख गए, या जो भी हमने अभी ज़ेन योगा में बताया है फर्स्ट पार्ट में, ऑलमोस्ट 100 वीडियोस कवर किए हैं, उसको अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही सालों में आपके माइंड में, आपकी बॉडी में 2 ज़ेन योगा यूनिट, जो बहुत बड़ा यूनिट है, वो इकट्ठा हो जाता है। 2 ज़ेन योगा यूनिट्स इकट्ठा होने का जो स्टेज है उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार का स्टेज, जो अपने आप में बहुत लंबा स्टेज है, और उसमें फिर आप 2 ज़ेन योगा यूनिट और इकट्ठे करते हैं। क्यों ज़ेन योगा यूनिट बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आप देख सकें आपकी एनर्जी बढ़ती हुई, आप देख सकें कि आप कम से कम डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप रोज़, अभी पता है जैसे जैसे हम लोग, आप लाइफ आगे बढ़ेगी हमारी, तो आप देखेंगे कुछ लोग डिस्टर्ब्ड हैं, आप देखें कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। लाइफ में दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन अगर आपकी ज़ेन योगा यूनिट्स बढ़ती जा रही है तो आप खट करके वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। और वहीं पर कुछ लोग छोटी सी बात पर भी बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी ज़ेन योगा यूनिट बहुत कम है। ऐसे जैसे कोई छोटा सा दिया, ज़रा सी हवा लगी, बुझ गया। और आपकी हाई ज़ेन योगा यूनिट मतलब बहुत भभकती हुई ज्वाला, जब हवा आती है तो उस आग को और फैलाती है, बढ़ाती है, अगर आपकी ज़ेन योगा यूनिट हाई है। इसलिए ज़ेन योगा यूनिट की बात की गई है, ताकि आप अपनी एनर्जी को रोज़ बिल्डअप होता हुआ देखें। प्रत्याहार में 2 चीज़ों का खास ध्यान देना है आपको। एक तो करेक्टिव मेथड्स। जब आपको पता चलता है आपका खाना, आपका सेक्स, आपका सोना, आपकी पूरी लाइफ की तौर तरीका डिस्टर्ब्ड है, तो उसको ठीक करना होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके माइंड के थॉट्स का मूवमेंट, जो कि रैंडम होता है। कभी आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, कभी काम के बारे में, कभी बाल बच्चों के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। रैंडमली हमको लगता है कि हम चिंता कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नहीं, लेकिन वो रैंडम थॉट्स हैं। उनको रिप्लेस करना होता है करेक्टिव मेथड से, मतलब हमारे थॉट्स की एक स्टेडी स्ट्रीम से, जो सोच सके। प्लस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 24 घंटे की 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। इन 2 चीज़ों के ज़रिए आप 2 ज़ेन योगा यूनिट और इकट्ठी करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका सेक्शन 2 खुलेगा, और सेक्शन 2 की क्वालिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। याद है सेक्शन 2 की क्वालिटीज़ क्या है, उसका औजार क्या है? हाँ, इंट्यूशन तो उसका काम है, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। जो आदमी का सेक्शन 2 खुलता है वो कैसा फील करता है,
वो आदमी अपने आप को डिटैच्ड महसूस करता है, इसलिए उसको आसपास की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे आपके लिए धारणा और ध्यान पॉसिबल हो पाता है, उसके पहले नहीं हो पाता। इसकी वजह से आपका माइंड 3 या सेक्शन 3 खुल जाता है। इसलिए जब कोई मुझसे बोलता है ना, सर मैंने इस बंदे को टच किया और वो ठीक हो गया, मेरे थ्रू मिस्टिकल चीज़ें हो रही हैं, तो मैं उनको प्रमोट नहीं करता हूँ ये विश्वास करने के लिए कि उनका सेक्शन 3 खुल गया है। मान लीजिए मैंने अपना एक पेन उठाया और उस पेन से कुछ लिखा और वो पोयम बन गया, पोयम, तो क्या बोलेंगे कि मैं पोएट हूँ? ऐसा कभी होता ही नहीं है कि एक आदमी पेन हिलाए और पोयम बन जाता है। पेन हिलाने से गोल बनता है, आम बन जाएगा, कुछ कागज़ पे लाइन खींच सकती है, लेकिन पोयम के लिए आपको पहले भाषा आनी चाहिए, मात्रा आनी चाहिए, दिमाग में रिदम आना चाहिए, और आप कॉन्शियसली लिखते हैं पोयम। ठीक ऐसे ही जब आप सेक्शन 2 और 3 में पहुंचते हैं तो आप जो भी चीज़ें करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं, आपसे होता नहीं है। और अगर कोई कहता है मुझसे हो रहा है, इसका मतलब उसका IESM का प्ले है, उसको लग रहा है कि मुझसे हो रहा है। जैसे जैसे माइंड सेक्शन 3 खुलना शुरू हो जाता है, आपके लिए समाधि की कुछ क्वालिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है, और इसी से आपको इल्यूमिनेशन होता है, आपको अपने अंदर की लाइट दिखती है, आपको आज़ादी, मुक्ति मिलती है सभी तरह के बंधनों से। और इसका जो एक्सपीरियंस आपको होता है मरने के बाद नहीं, इसी प्लैनेट पे, इसी धरती पे होता है। अगर आप करेक्टिव मेथड्स को सही तरीके से समझ गए तो आपका 24 घंटे का एक भी मोमेंट या कोई भी मेथड वेस्ट नहीं होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक स्पिरिचुअल आदमी जिसको देख करके आप कहते हैं यार ये आदमी ध्यान करता है, प्रोग्रेस कर लेता है, मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में जो भी मेथड्स हैं वो मेथोडिकल तरीके से फॉलो कर रहा है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए है बिकॉज आप नॉन मेथोडिकल तरीके से काम कर रहे हैं। कोई रोटी बनाता है, रोटी बनाने का एक तरीका है। आप जब मम्मी लोगों के पास जाएंगे ना तो वो खट 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 किचन में काम करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं बिकॉज उनका एक सिस्टम है। अगर आप उसको पहचान लें तो आपका भी काम स्मूथ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे जैसे सेक्शन 2 भी खुलता है आपके पास पैरासाइकिक पावर्स आती हैं, इनको सिद्धीज कहा जाता है। ये नेचुरली आपके पास आ जाती है, इसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता। 3 नाड़ियाँ हैं, नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, इदा, पिंगला एंड सुषुम्ना। इनका खास जिक्र होना चाहिए। इदा और पिंगला हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड से मूव करती है, लेकिन इनके बीच में सुषुम्ना ट्रैवल करती है, लेकिन वो ब्लॉक्ड होती है, फंसी होती है। और ये जो बीच का सुषुम्ना है वो तब तक नहीं खुलता जब तक कि हमारा सेक्शन 2B काम नहीं करता। और जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलती नहीं है तब तक आप योग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं योगा की वो भी आप नहीं कर सकते। इसको खोलने के कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी हैं, लेकिन उनको अवॉइड करना चाहिए जिनोगा के हिसाब से। जो भी हमने इससे पहले पढ़ा है, समझा है, उसके ज़रिए हम अपनी इस सुषुम्ना नाड़ी को खोल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। धारणा क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अटेंशन फिक्स कर पाएँ और थॉट्स की आंधी आपको डिस्ट्रैक्ट न कर सके। इनफैक्ट थॉट्स की आंधी आए ही ना, आप किसी चीज़ पर फोकस कर सके। लेकिन ध्यान कुछ और है। जब हमारा माइंड और कोई ऑब्जेक्ट दोनों वन हो जाता है, उसको बोलते हैं ध्यान। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उस फ़ोन पर या आपके ऊपर अटेंशन डाल रहा हूँ, तो वो तो हो गया धारणा। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपके साथ वन हो गया, मैं आपके माइंड के अंदर घुस करके मैं ही हो गया, वो ध्यान है। ये माइंड और आप ऑब्जेक्ट जब इन दोनों का यूनियन हो जाता है तो उसको ध्यान बोलते हैं। और समाधि क्या है? वो तो भैया इल्यूमिनेशन की स्टेट है। इसमें आप डिवाइन की चमक आप एक्सपीरियंस करते हैं। 2 तरह के नॉलेज हैं इस दुनिया में। एक इनडायरेक्ट नॉलेज जो हम ले रहे हैं किताबों से, बातचीत करके और सोच सोच करके। अच्छा, ये तुम कौन सी क्लास में पढ़ते थे, तुम्हारा नाम क्या है, कास्ट क्या है, तुम्हारी डिग्री क्या है, अच्छे नंबर पाए, फेल हुए, ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन जब कंसंट्रेशन कर पाते हैं तब कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट नॉलेज होता है। मैं आपको देखता हूँ और मैं जानता हूँ आपको। एक ही प्रूफ है कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और आपके माइंड का कंट्रोल बढ़ते जाता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका माइंड एक कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं। ऐसे समझिए जैसे हवा चल रही है,
पतली दुबली सी हवा लहर की तरह घूमती रहती है। फिर उसकी हवा की स्पीड बढ़ी और इतनी जोर से हवा चलती है कि उसके थ्रू कोई क्रॉस नहीं कर पाता। माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो अभी भी कमज़ोर कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कर पा रहा है। धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और एक पॉइंट के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन ही है, कोई डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं उसमें। वो अपने आप में एक कंडीशन ऑफ कंट्रोल है, 24 घंटे कंट्रोल में ही रहता है। जब कंट्रोल माइंड में बढ़ता है तब जाकर के हमारे माइंड में थॉट्स फ्लो कर पाते हैं, सही थॉट्स फ्लो कर पाते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि एक रोड है जिस पे गाड़ियाँ टैं टैं पैं पैं चल रही हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ। उसके बाद एक ट्रैफिक पुलिस आया, उसने गाड़ियों को एक स्ट्रीम लाइन कर दी और जूम करके सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। रोड वही, गाड़ियाँ वही, कंट्रोल सिस्टम आ गया। हमारे माइंड में भी थॉट्स हैं जो यहाँ से इसको डांट रहे हैं, ये वाला थॉट्स इसके अगेंस्ट में है, लेकिन इंसाइट नहीं बन रहा, समझ नहीं बन रही, फ्लो नहीं बन रहा। लेकिन एक बार आपका माइंड में कंट्रोल सिस्टम आ गया तो वो एवरीथिंग इज मीनिंगफुल, देयर इज अ फ्लो। यहाँ पर इस चीज़ को पहचानिए, आपका माइंड फ्लो करता है। हम लोग जो फिल्में देखते हैं उसमें भी जो हमको जॉय होता है वो माइंड फ्लो का होता है। आप आधे घंटे एक फिल्म देखते हैं, जैसे ही उस फिल्म में देखते देखते आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप छोड़ देते हैं, अब मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग है। बोरिंग क्या है? आपका माइंड फ्लो नहीं कर पा रहा है। और जब तक फ्लो कर रहा है तो आप बोलते हैं बड़ी मज़ेदार फिल्म है, क्योंकि उसमें माइंड फ्लो कर पा रहा है। लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके माइंड को फ्लो करा रहा है। यहाँ पर आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल आपको फ्लो करा रहा है। यहाँ आप किसी भी चीज़ के साथ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, वहाँ एक ऑब्जेक्ट आपको ज़बरदस्ती अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है श्रीश। मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ना वो इनकमिंग फ्लो है। जूम 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 कंटिन्यूअस इनकमिंग फ्लो आया और आप लोगों के बाद मेरे ब्रेन में पहुंचा और बाहर निकल रहा है फ्लो, थॉट। जब तक हमारा माइंड का सेक्शन 2 भी नहीं डेवलप होता तब तक हमारा IESM है। मैंने आप तीनों को देखा, क्या कर रहा है तू समझ में नहीं आता, बस कल जा रही है, काम धाम नहीं करना तेरे को, तुम बस चबाते रहते हो नाखून दिन भर। ये मेरा IESM अटर केओस में है। हमारा सेक्शन 1 केओस में होता है, नॉर्मली सेक्शन 1 केओस में होता है, अटर केओस, भीड़ भड़क्का, कंफ्यूजन। लेकिन धीरे धीरे हम करेक्टिव मेथड्स डालते हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं और उसकी वजह से हमारे सेंटर्स में एक हार्मनी आती है, दोस्ती आती है। इसके जरिए खाली आपका IESM ठीक नहीं हो जाता, उसके अलावा सेक्शन 2B के सेल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। माइंड फ्लो कर पाता है, इसकी वजह से कंसंट्रेशन पॉसिबल हो पाता है, नेचुरल हो जाता है कंसंट्रेशन, जबरदस्ती नहीं होता। बहुत से लोग आपको बोलेंगे, फ़ोन करेंगे, आपकी बहुत से लोगों से बात होगी, बोलेंगे हम फला मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारा सर दुख रहा है, हमको कान में आवाज़ आ रही है, या हम और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सेक्शन 1 उसका काम है सोचना, पिक्चर्स प्रोड्यूस करना। और अगर आप उसको ज़बरदस्ती रोकते हो ये करने से तो वो डेट्रीमेंटल है। जैसे इस पैर का काम है चलना, अगर आप इसको नहीं चलाते हैं कई दिनों तक तो कमज़ोर हो जाता है। हमारा सेक्शन 1 कॉन्शियस माइंड का काम है ढेर सारे पिक्चर्स बनाना, मतलब थॉट्स प्रोड्यूस करना। लेकिन जो भी आर्टिफिशियली इसको रोकते हैं, इससे मेडिटेशन कराने की कोशिश करते हैं, तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये हमारे सेक्शन 2 का काम है कॉन्सेंट्रेट करना। इस डिफरेंस को पहचानिए, इसलिए सब्र रखिए। जब आपको सोचना होगा तो आप सोचेंगे, जब आपको मेडिटेट करना होगा तो आप मेडिटेट करेंगे, और दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे इस हाथ से काम करेंगे तो अलग पता होगा कि आप इस हाथ से काम करें, जब आप इससे काम करते हैं तो डिफरेंस है। जब आप सोते हैं तो आप एक अलग ही माइंड से सोते हैं, कॉन्शियस माइंड से नहीं सोते हैं। आप जब कॉन्शियस माइंड में आते हैं तो नींद ही नहीं आती है। ऐसे ही सेक्शन 2 का काम ही डिफरेंट, उसका काम है कंसंट्रेट करना। हमारा जो सेक्शन 2 है वो पिक्चर बना ही नहीं सकता, फ्रेश मूवीज बनाना, फोटोज बनाना, थॉट्स बनाना उसका काम नहीं है। हमारे सेक्शन 2 का काम है एक थॉट लेना, एक पिक्चर लेना और उसको गहरे से समझना, उसका पर्पस समझना, और उसके बाद उस नॉलेज को देना माइंड 1 को। जो आपको सुबह सुबह सपने आते हैं, सर हमने ये देखा,
इसका मतलब क्या है? वो आपके माइंड 2 ने नींद में कोई इनसाइट दी है, लेकिन हमारा माइंड 1 सेक्शन 1 इतने ज़्यादा थॉट्स के साथ उसको रिसीव करता है कि वो गेस करने की कोशिश करता है कि क्या मतलब है, लेकिन समझ नहीं पाता। इनको प्रोफेटिक ड्रीम्स बोलते हैं। हमारा सेक्शन 2 सपने के ज़रिए किसी चीज़ का गहरा मतलब बताता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। आज बड़ी मम्मी ने सुबह सुबह उठ करके सपना क्या देखा था? उन्होंने सपना देखा कि एक सांप उनको पकड़ लिया, उसको उठाकर फेंका, फिर उस सांप ने उनको डस लिया और उनको पता था कि ये सांप जहरीला है। सुबह उठी, हम लोगों ने डिस्कस किया, तब पता चला वो सांप कौन है। किसी की कोई भी रियलिटी पता चलती है तो उसमें माइंड को उस रियलिटी के साथ रिलेट करने में आसानी होती है। लेकिन जब आपके माइंड को, इस सेक्शन 1 को रियलिटी नहीं पता होती तो वो गलतियां करता है, वो विश्वास करता है किसी के ऊपर, वो उम्मीदें करता है। जैसे अगर मुझे पता है कि हमारा एक स्टाफ है जो थोड़ा सा बेईमान है, तो मैं उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखूंगा। मैं उससे काम तो उम्मीद करूंगा, लेकिन ईमानदारी उम्मीद नहीं करूंगा। ये इसलिए क्योंकि मैं उस आदमी की एक रियल जैसी पिक्चर बना रहा हूं, लेकिन इस ब्रह्मांड की सारी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारे माइंड में सेक्शन 2 है कि हर चीज का भविष्य, फ्यूचर, डेप्थ को सर्च करने का काम सेक्शन 2B का है। उसका पर्पस क्या है? हाँ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड रैंडम नहीं है, वो ऑलरेडी हो रहा है और उसमें अपने को खाली वॉक करना है उसके थ्रू। जैसे रोड है, यहां से अगर मुझे लखीमपुर तक बस स्टेशन तक जाना है तो मुझे नाली में से नहीं जाना है, गड्ढे में से नहीं जाना है, जंगल में से नहीं जाना है, किसी के घर के ऊपर से नहीं जाना है, मुझे रोड के ऊपर से जाना है। लेकिन रोड दिख जाए तो लाइफ में भी अपने को रोड पता चलती है। जब किसी चीज़ को आप पकड़ते हैं, उसकी गहरी इंसाइट पाते हैं, तो खाली भविष्य नहीं मालूम पड़ता, आपको रोड मालूम पड़ता है, तो उस पर चलना आसान हो जाता है। चूंकि सेक्शन 1 का काम है कॉन्सेंट्रेट कर पाना, तो कॉन्सेंट्रेशन करके एक थॉट पर वो आपको दे देता है रिजल्ट कि ये इसका भविष्य है, ये इसका पर्पस है। सेक्शन 2 इंसाइट तो लाता है, लेकिन देता वो नहीं है, वो सेक्शन 1 को देता है। फिर सेक्शन 1 हमको थॉट देता है उसका। इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा सेक्शन 1 जब तक शांत नहीं होगा तब तक वो इंसाइट हम समझ नहीं पाएंगे। 50 तो थॉट है मधुमक्खी की तरह, उसमें एक और मधुमक्खी आ गई तो क्या पहचानेंगे कौन सी मधुमक्खी आई है? योगा का हायर प्रैक्टिस क्या है? आप अपने सेक्शन 1 को क्लोज कर सके, बंद कर सके, उसमें से एक थॉट निकाल करके यहां सेक्शन 2B में दे सके और खोल सके, और सेक्शन 2B उसको धारणा कर सके, उसके ऊपर गहराई से सोच न सके, उसके गहराई से उसको जान सके और फिर उस इंसाइट को सेक्शन 1 को दे सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं योग, या तो धारणा, या जो हायर प्रैक्टिसेस ऑफ योगा है यहां से शुरू होती है। इसलिए तो कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन सब खेला अंदर का है, बाहर तुम क्या जाने की कोशिश करो जंगल में बैठ करके। हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत समझदार है, उसी के जरिए लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, लेकिन जो काम उसके हद में नहीं है वो उसे आप नहीं करा सकते। आप एक फिल्म चेंज करिए और आपको हमारा सेक्शन 2B कुछ और ही नॉलेज देगा। मैं आपके ऊपर फोकस कर रहा हूं तो अलग ही ब्रह्मांड बताएगा, इनके ऊपर फोकस करता हूं तो अलग ही दुनिया बताएगा। सेक्शन 2B थॉट्स ऐसे नहीं है। थॉट्स में अगर 2 लोग साथ में हैं तो हमारा थॉट बोलेगा दोनों एक जैसे हैं, यार मैं उनको वहीं तो मिला था, सर के क्लास मिला था, एक ही टाइप के लोग होंगे। थॉट्स हर चीज को एसोसिएट कर देता है, और थॉट्स में से निकल के आते हैं बायसेस, कि उसने टोपी लगाया, उसने टोपी लगाया, दोनों हिंदू, दोनों मुस्लिम, वो नॉनवेज खा रहा है तो खराब। इस तरह से बायसेस बनते हैं थॉट्स में। थॉट्स वर्क थ्रू एसोसिएशन, बट सेक्शन 2B वर्क्स थ्रू कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आपका सुषुम्ना नाड़ी खुलती नहीं है तब तक आप हायर प्रैक्टिसेस की तो सोच भी नहीं सकते। बट तब तक करें क्या? तब तक बेसिक प्रैक्टिसेस करें, यम नियम को प्रैक्टिस करें और उस लायक बने। इसलिए बच्चों, आप लोग योग की क ख ग ग 1 2 3 4 ABCD को मास्टर करिए, फिर हायर प्रैक्टिसेस में मिलते हैं हम लोग। ठीक है।